इसके बाद हमें मोटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी ने आज बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए इचिरो ने उन सभी को अपनी तरफ से पार्टी दी थी। तभी वो नोटिस करता है कि लुलू की अभी भी काफी तबीयत खराब है। खाना खाने के बाद इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए निकल जाता है कि तभी एक पंख उड़ते हुए उसके पास आता है, जहाँ पर वो देख के काफी हैरान था कि इतना अजीब की चीज का पंख है। उसी के साथ उसे अंधेरे में कुछ शैडो दिखाई देती है जो किसी को चोट पहुंचा रही थी। जहाँ बिना वक्त को जाया करे इचिरो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। बदले में वो शैडोज भी उसके ऊपर अटैक करती हैं, पर वो कुछ ही देर में उन सभी शैडो मॉन्स्टर को हरा देता है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है जिसे कि वो शैडो परेशान कर रही थी। वो उससे कहता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर वो रेड कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम हो कौन। इचिरो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें बचाया है। जिस पर वो कहता है कि शायद मैं जिंदा ना बच पाऊं, पर तुम प्लीज प्रिंसेस को बचा लो। जिसके बाद सीन कट होता है। वो ऑड जॉब के ऑफिस के बाहर खड़ा था, पर काफी रात हो गई थी तो सभी लोग सो गए थे, इसीलिए कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। इसके बाद वो अपने मैजिक से यहाँ पर एक एक की बनाता है। वो वहाँ का दरवाजा खोलकर उन दोनों को वहाँ पर आराम करने के लिए कहता है, पर उन दोनों के शोर की वजह से यहाँ पर नाड़ी और मैनेजर जाग जाती है और देखने के लिए आ जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जिस पर इचिरो कहता है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, पर ये देखो ये शायद तुम्हें जानता है। जब मैनेजर उसे देखती है तो वो पहचान लेती है कि ये रेड आर्मी का मार्क है और वो कहता है कि रेड हेड के अलावा मैंने यहाँ पर किसी और को भी बचाया है। पर मैनेजर उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो एक एल्फ थी, बिल्कुल मैनेजर की तरह। पर जब वो उसे ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि ये तो प्रिंसेस मिया है और वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हमें इसे बचाना ही होगा। तभी प्रिंसेस अपनी आंखों को खोलती है। वो इचिरो को देखती है और कहती है कि ये तो बहुत अच्छा है और फिर सो जाती है। इसके बाद नाड़ी और इचिरो उसके लिए दवा लेने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है। जब वो आरिसा के पास पहुंचता है तो आज की घटना के बारे में उसे सब कुछ बताता है। इसके बाद इचिरो लुलू को जगाता है और उसको कुछ दवाइयाँ देता है। इसके बाद वो वापस ऑफिस में आ जाता है और नाडी से पूछता है कि अब मिया की तबीयत कैसी है। जिस पर वो कहती है कि वो ठीक है, बस थोड़ी सी थकान है। जिसके बाद इचिरो मिया का स्टेटस देखता है जो कि अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। अब मिया भी नींद से जाग गई थी। जिसके बाद इचिरो उससे मिलने के लिए चले आता है। जिसके बाद नाडी उसके लिए खाना लाने के लिए वहाँ से चली जाती है। तब इचिरो मिया से पूछता है कि आखिर तुम स्पिरिट को कैसे देख सकती हो। जिस पर वो कहती है कि मुझे नहीं पता, पर वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मिया खाना खा लेती है और उसको यहाँ पर नींद आने लगती है। जिसके बाद इचिरो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मिया उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि थोड़ी देर यहीं रुको। उसका मासूम चेहरा देखकर इचिरो यहाँ पिघल जाता है। जिसके बाद वो वापिस अपने घर जाता है जहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पर इचिरो उन सभी को मिया के बारे में बताता है। वो सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे भी उससे मिलना है। इचिरो उनसे कहता है कि हाँ तुम उनसे मिल सकते हो, पर ध्यान रखना वो एक प्रिंसेस है। जिसके बाद वो सभी लोग मिया के पास पहुंच जाती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं, पर मिया ज्यादा नहीं बोलती तो वो उन सभी को अपना नाम बताती है और शांत हो जाती है। जिसके बाद आरिसा कहने लगती है कि अरे ये तो काफी सुंदर है। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर बातचीत करने लगती है। इसके बाद हमें यहाँ इचिरो और नाड़ी को दिखाया जाता है, जहाँ नाड़ी उससे कहती है कि तुम एक मर्चेंट हो, फिर भी तुम्हारे पास एक कार्ड क्यों नहीं है। जिस पर वो कहता है कि कुछ समय पहले पत्थरों की बारिश हो गई थी, जिस वजह से मेरी कार्ड वहाँ पर बर्बाद हो गई थी। नाड़ी कहती है कि कोई बात नहीं, पर मैं एक मर्चेंट को जानती हूँ जो कि रिटायर्ड होने वाला है, तो उसकी गाड़ी तुम्हारे काम आ सकती है। अगर तुम चाहो तो उसकी कार्ड खरीद सकते हो। जिसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और कुछ गोल्ड कॉइन्स एक बैग में भरकर उसे दे देता है। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो की कार्ड आ गई थी कि तभी नाड़ी वहाँ आती है, जो कि उसे कुछ पेपर्स देके उसे उस कार्ड का ऑफिशियल ओनर बना देती है। जिसके बाद इचिरो नाड़ी से पूछता है कि आखिर मिया का घर है कहाँ पर, जहाँ पर वो बताती है कि तुम्हें साउथ की तरफ जाना है और वहाँ पर तुम्हें एक एल्फे विलेज मिलेगा, वही है उसका घर। तभी इचिरो लुलू से कहता है कि देखो मुझे कार्ड चलानी नहीं आती, तो फिर इसे तुम्हें ही चलाना होगा, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हें देखकर सीख जाऊंगा। जिसके बाद वो कुछ ही दूर तक जाते हैं जहाँ पर मौसम खराब होने लगता है। जिसे देखकर इचिरो कहता है कि अब मुझे चलाने दो, क्योंकि इचिरो ने अपनी ड्राइविंग स्किल को मास्टर कर लिया था। उसी के साथ उसको काफी सारे टाइटल्स मिलते हैं। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। जिसके बाद इचिरो विलेज पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि मिया उसका काफी समय से इंतजार कर रही थी। उसी के साथ मिया उससे ये भी कहती है कि अब मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी है, मैंने अपने आप को एक मैजिक पोशन से ठीक कर लिया। तभी वो इचिरो से कहती है कि मुझे तामापोची ने बताया कि उन्हें हनी बंस काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मुझे भी वही खाना है। तभी उसे फिर से महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। जिसके बाद वो अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे एक उल्लू दिखता है, जिसे देख के वो समझ आता है कि यही मेरा पीछा कर रहा है।
जिसके बाद वो मैनेजर से मिलने के लिए वहाँ पर चले जाता है। तभी इचिरो उस रेड कमांडर से पूछता है कि आखिर मिया के साथ हुआ क्या था, जहाँ पर वो रेड बताता है कि मिया को कुछ लोगों ने किडनैप किया, जिसके बाद उन्होंने एक अंधेरी जगह पर उसे बंद कर दिया था, पर पता नहीं कैसे वो वहाँ से बाहर निकल आई। फिर उसने कहानी अपनी रेड मार्क्स को बताई और फिर हम सभी ने उसकी मदद की। तभी उन लोगों को नीचे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये सब वजह से मैनेजर वहाँ पर देखने के लिए जाने लगती है, लेकिन जब इचिरो अपने मैप में देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद इचिरो बच्चों के पास जाता है क्योंकि बाहर का मौसम खराब था। जिसके बाद वो यहाँ पर बच्चों को कहानियां सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर मिया आती है। वो सभी को एक कहानी सुनाने वाली थी, जहाँ पर कहानी थंडर स्ट्राइक और ड्रैगन के बारे में थी। तभी इचिरो तामा को देखता है जो कि किसी चीज को देखकर डर रही थी और उसके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी। जब वो भी उस तरफ देखता है तो उसे वही आउल दिखता है और फिर तभी अचानक वो आउल एक विज़ार्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर इचिरो को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बड़े ध्यान से उसको देख रहा था। अब उस विज़ार्ड को देखकर यहाँ पर सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर वो लोग विज़ार्ड के ऊपर हमला कर पाते इससे पहले विज़ार्ड उन सभी को फ्रीज कर देता है। बट इचिरो उसके मैजिक से बहुत ही जल्दी बाहर निकल आता है, जिस पर वो डीमन कहता है कि तुम काफी ताकतवर लग रहे हो, तुम मेरे हमले से काफी आसानी से बाहर निकल आए। तभी इचिरो उसकी प्रोफाइल को चेक करता है ये जानने के लिए कि आखिर वो कौन है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक अनडेड किंग है, पर सिर्फ 41 लेवल का। वो अनडेड उससे ये भी कहता है कि मैं यहाँ मिया को अपने साथ ले जाने आया हूँ, जिस पर इचिरो कहता है कि अगर तुम मिया को अपने साथ ले जाना चाहता है तो फिर कोशिश करके देख ले। ये बात सुनकर अनडेड को यहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शैडो की मदद से यहाँ पर इचिरो को उल्टा लटका देता है और फिर अचानक इचिरो यहाँ पर उसकी पकड़ से बहुत ही आसानी से आजाद हो जाता है। ये सब वजह से अरीसा को भी यहाँ पर टाइम मिल जाता है अपने अटैक को फुल चार्ज करने के लिए, जिसके बाद अरीसा अनडेड के ऊपर अपना अटैक छोड़ देती है। ये सब वजह से यहाँ पर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खुश हो जाते हैं जब वहाँ से वो चमक हटती है। तब हमें दिखता है कि उस अनडेड किंग को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, वो उसके इतने पावरफुल अटैक को बहुत ही आसानी से सरवाइव कर गया। तभी वो अनडेड किंग यहाँ पर मिया को पकड़ता है और एक पोर्टल में डालने लगता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से मेरा यहाँ पर काफी समय बर्बाद हो गया, और यहाँ से जाते जाते वो सभी को धमकी देता है अगर तुम्हें मिया को बचाना है तो क्रिडल पे आ जाना। इतना कहने के बाद वो भी यहाँ से चले आता है। उसी के साथ इचिरो सभी से कहता है कि तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं मिया को बचाकर आता हूँ। इतना कहने के बाद वो एक पोर्टल में कूद जाता है, जहाँ पर वो एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। जिसके बाद वो अपना मैप खोलता है पर उसका मैप यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ पर कुछ देर बाद वो अचानक किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो अपने सामने अनडेड किंग को देखता है, जहाँ पर अनडेड किंग काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि ये तो असंभव है, आखिर तुम इस जगह पर कैसे आ गए। जिस पर इचिरो कहता है कि मेरे पास एक एमुलेट है, ये सब वजह से तुम्हारा मैजिक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी इचिरो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर वो अनडेड किंग वापिस से उसे क्रिडल के स्टार्ट में भेज देता है। वो कहता है कि कोई भी यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं आ सकता, शायद इसने चीटिंग की है, इस वजह से उसने क्रिडल के स्टार्ट में उसे भेज दिया था। जब वो वापिस से स्टार्टिंग में पहुंचता है, जहाँ पर वो सोचता है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मिया को बचाना ही होगा, और वो हमें ये भी बताता है कि ये काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 200 से ज्यादा फ्लोर्स हैं। जिसके बाद इचिरो क्रिडल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसका सामना बहुत सारे मॉन्स्टरों से होता है। वो उनसे लड़ता है और आगे बढ़ता रहता है। चलते चलते वो एक ड्राइड के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ड्राइड उससे एमपी मांगने लगती है क्योंकि वो उसके साथ अब फाइट नहीं कर सकती, उसके पास सिर्फ टेलीपोर्ट की पावर है। यहाँ पर इचिरो ने उसे काफी सारा मैजिक दे दिया था। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें कहाँ पर जाना है, जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे टॉप फ्लोर पर जाना है जहाँ पर बॉस है। जिस पर वो ड्राइड कहती है कि मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं पहुँचा सकती, मेरी पावर की लिमिट सिर्फ 2 ही फ्लोर तक सीमित है, अगर तुम्हें उससे ऊपर भी जाना है तो तुम्हें फिर से मुझे ढूंढना होगा और माना को देना पड़ेगा। जिसके बाद वो लड़की इचिरो को 100 फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वो एक गार्डियन का फ्लोर था और वहाँ पर काफी ज्यादा गार्डियंस भी थे। उसी के साथ उन सभी की रक्षा करने के लिए एक बड़ा सा आयरन गोलम भी था। तभी वो गार्डियंस लड़कियां वो उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पर पहुँच गए हो तो इसका मतलब तुम काफी ताकतवर हो, पर यहाँ पर उसका सबसे बड़ा खतरा गोलम था। तो वो गोलम की कमजोरियां यहाँ पर ढूंढने लगता है। तभी इचिरो अपनी गन निकाल के उस गोलम के सिर पर शूट करता है, जिस वजह से वो गोलम यहाँ पर हार जाता है। गोलम के हार जाने के बाद वो गार्डियंस यहाँ पर प्लान बनाने लगते हैं इचिरो को हराने का। जिसके बाद यहाँ से 3 लड़कियों में से 2 लड़की यहाँ से भाग जाती है, पर यहाँ पर तीसरी लड़की इचिरो के साथ फाइट करती है, पर इचिरो एक ही झटके में उसको यहाँ पर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उसको बेड पर लेटा देता है और उसके रूम को एक्सप्लोर करने लगता है। तभी उसकी नजर
नजर जाती है कि यहाँ पर भी एक ड्राइड होगा, जिसके बाद वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसको एक ड्राइड मिल भी जाती है, पर वो यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर थी। जिसके बाद इचिरो उसे पानी पिलाता है और फिर वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर वापस तंदुरुस्त हो जाती है। जिसके बाद वो ड्राइड उससे मैजिक पावर मांगने लगती है और इचिरो भी उसको मैजिक पावर दे देता है। जिसके बाद वो ड्राइड अब विश पूरी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जहाँ पर इचिरो से कहता है कि मुझे टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर दो। इसके बाद वो ड्राइड उसे टॉप फ्लोर पर टेलीपोर्ट कर देती है। थोड़े ही समय बाद इचिरो की मुलाकात वापस उस अनडेड किंग से होती है, जहाँ पर वो अनडेड कहता है कि तुम कोई मर्चेंट नहीं हो, तुम एक लेजेंडरी वॉरियर हो। जिसके बाद वो किंग अपनी बहुत ही खतरनाक स्वॉर्ड निकालता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझसे जीत जाओगे, और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ये स्वॉर्ड तुम्हारी हो जाएगी, पर उससे पहले तुम्हें यहाँ पर काफी सारे लोगों से लड़ना होगा और हो सकता है कि वो तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अनडेड किंग के ये कहने के बाद यहाँ पर काफी सारे गार्डियंस और काफी सारे गोलम्स भी आ जाती है, पर जब इचिरो उनकी पावर लेवल को चेक करता है तो वो काफी ज्यादा कम होती है। जिसके बाद वो भी उन सभी गोलम से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। जिसके बाद वो अपनी फाइटिंग स्किल को मैक्स करता है और सीधा उस गोलम के ऊपर अटैक कर देता है। उसी के साथ उसे उन्हें उन सभी के साथ फाइट करने में अपने ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे थे, और फिर कुछ ही देर बाद यहाँ पर इचिरो सभी को हरा देता है। उनमें से सिर्फ एक ही लड़की को होश था, जहाँ पर इचिरो एक ही पंच में उसको भी सुला देता है, पर सोते सोते वो कहती है कि प्लीज मेरे मास्टर की आखिरी विश पूरी कर देना। जिसके बाद वो इस स्टेज को क्लियर कर लेता है और अनडेड किंग के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो अनडेड किंग काफी शॉक होता है और रोबोट के रूप में उसे स्वॉर्ड देता है। उसी के साथ वो हंसते हुए कहता है कि मैं लंबे समय से किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो कि मुझे मार सके। तभी अनडेड किंग उसे बताता है कि मैंने एक ही समय में बहुत सारे लोगों को मारा था, वो सब मैंने इसीलिए किया था क्योंकि उन सभी ने मेरी मासूम फैमिली को मार दिया था, जिस वजह से भगवान ने उसे हमेशा के लिए श्राप दे दिया और वो एक अनडेड बन गया। इसीलिए तुम मुझे मार डालो, मैं अब इस जिंदगी में नहीं रहना चाहता। जिसके बाद इचिरो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जो कि यहाँ पर काफी ग्लो कर रही थी। वो एक ही झटके में यहाँ पर उस अनडेड किंग को खत्म कर देता है, पर वो मरते समय अनडेड यहाँ पर काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो शायद अपनी फैमिली से वापस मिल पाएगा। अनडेड के मर जाने के बाद इचिरो को यहाँ पर एक टाइटल मिलता है, उसी के साथ उसे एक रिंग भी मिलती है। तभी इचिरो को याद आता है कि किंग के मर जाने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये जगह तबाह हो जाएगी। तभी वो यहाँ पर सभी को इकट्ठा करने लगता है ताकि वो सभी को एक साथ यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। तभी इचिरो को एक और लड़की के बारे में याद आता है जो कि नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। अगर ये जगह तबाह होगी तो वो भी यहाँ पर दब के मर जाएगी। जिसके बाद इचिरो उसे लेने के लिए वहाँ से कूद जाता है। जब वो उस लड़की के पास पहुँचता है तो उसे अपने कंधों पर उठाता है और ड्राइड के पास जाता है ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से टेलीपोर्ट कर सके। जिसके बाद वो लोग डील करते हैं और वो लड़की उसे नीचे ले जाती है। उसी के साथ वो लड़की उसे ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सोल्ट की वेव आ रही है। इचिरो उससे कहता है कि इस वेव से तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है, पर वो लड़की कहती है कि जब तक यहाँ पर पेड़ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद इचिरो यहाँ से बहुत ही स्पीड में भागने लगता है, पर सोल्ट वेव भी उसकी तरफ काफी स्पीड से आ रही थी। जिसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने लगता है ताकि उसको उस वेव से थोड़ा समय मिल पाए और वो यहाँ से बाहर निकल पाए। जिसके बाद इचिरो उस लड़की को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस वेव की वजह से वो क्रिडल गिरने लगा है। तभी हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग मिलकर इचिरो का इंतजार कर रहे थे, पर फॉग होने के कारण वो उसको नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जब वो नजदीक आता है तो यहाँ पर आरिसा जब उसे देखती है तो यहाँ पर रोने लगती है, और यहाँ पर बाकी के गार्डियंस भी अपने दोस्त को देखकर यहाँ पर काफी खुश थे। तभी वो लोग अपने मास्टर के बारे में उससे पूछते हैं, जहाँ पर इचिरो उन्हें एक रिंग देता है और कहता है कि तुम्हारे मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जिस पर वो लोग अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और इचिरो से कहते हैं कि आज से आप ही हमारे मास्टर हो। उसी के साथ वो लड़कियां कहती हैं कि हमें बस एक ही काम है, क्योंकि यह रिंग हमारे पुराने मास्टर की वाइफ की है, इसीलिए हमें उनकी वाइफ की ग्रेव के पास इसे छोड़कर आना होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो लोग यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं, क्योंकि जो इसमें हारा वो यहाँ पर रुकेगा। जहाँ पर एक नाना नाम की लड़की हारती है, जिसकी इचिरो ने जान बचाई थी। इसके बाद इचिरो अपने दोस्तों को लेकर टाउन की तरफ जाने लगता है। जब वो सभी लोग टाउन में पहुँचते हैं तभी ज़ेना इचिरो से मिलने के लिए आती है। ज़ेना यहाँ पर उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। तभी इचिरो ज़ेना से कहता है कि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, मैं कुछ ही समय बाद यहाँ से जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मिया को उसके विलेज छोड़ने जाना है। ये सुनकर ज़ेना उदास हो जाती है, पर इचिरो कहता है कि तुम उदास मत हो, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास काफी सारी कहानियां होंगी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो मिया को लेकर उसके विलेज के लिए निकल गया था। तभी अचानक ज़ेना आ जाती है और वो इचिरो को बात करने के लिए रोक लेती है, जहाँ पर ज़ेना उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती थी, पर मेरा भी एक परिवार है, जब मेरा भाई फैमिली का हेड बन जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी।
दरअसल जेना यहाँ पर उसको गुड बाय कहने के लिए आई थी, जिसके बाद इचिरो भी यहाँ से चले आता है। सफर पर चलते चलते उन सभी को भूख लगाई थी, जहाँ पर वो एक जगह पर ब्रेक लेते हैं और खाना खाने लगते हैं। पर यहाँ पर सभी का पेट भर जाता है, लेकिन दूसरी तरफ लिसा अभी भी सभी के लिए पैनकेक बना रही थी। तभी इचिरो उसके पास आता है, कहता है कि सभी का पेट भर गया, फिर भी तुम पैनकेक क्यों बना रही हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे लगता है कि आगे चल के हमें फिर से भूख लगेगी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले से ही सब कुछ बना लूं। जिस पर इचिरो कहता है कि तुम कह तो ठीक रही हो, पर हमारे पास इसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तभी यहाँ पर आरिस आती है। वो उन सभी को एक आइटम बॉक्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम लोग चाहो तो इसमें खाना रख सकते हो। तभी इचिरो अपनी इन्वेंट्री में आइटम बॉक्स को देखता है और उसके आइटम बॉक्स को देखकर कहता है कि ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि उसने अभी तक अपना स्टोरेज अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया। उसे भी नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी जाने से पहले इचिरो अपने घोड़े के प्रोफाइल को चेक करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि उसके घोड़े को अभी कुछ आराम की और जरूरत है। अभी उसको कुछ अजीब सी जगह दिखती है, जहाँ पर वो तामापोची से कहता है कि ये जगह कौन सी है, और वो उनसे कहता है कि अगर तुम दोनों चाहो तो ये जगह थोड़ी देर के लिए घूम सकती हो। जिसे सुनकर वो दोनों यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। तभी उन दोनों के पीछे अरिसा भी चली जाती है और तभी चिरो कहता है कि तुम लोग वहाँ पर खूब मजे करना, जब जाने का वक्त होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। तभी इचिरो एक जगह पर बैठ जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एरिसा आती है और वो इचिरो से कहती है कि तुम जल्दी मेरे साथ चलो। जिसके बाद एरिसा उसे एक अजीब जगह पे ले जाती है, जिसे देखकर इचिरो कहता है कि ये काफी अजीब है, मैंने ऐसी जगह कहीं न कहीं तो देखी है। तभी इचिरो अपने एक फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक छोटी लड़की होती है जो कि उसे जिंदगी के बारे में बता रही थी कि आखिर जिंदगी कितनी छोटी होती है और गॉड की जिंदगी कितनी ज्यादा होती है। तभी उसके पीछे से इचिरो आता है और वो उससे कहता है कि क्या रियनकार्नेट रियल होता है या फिर ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। तभी एरिसा उसे जगाने की कोशिश करती है, क्योंकि इचिरो अपने ही ख्यालों में कहीं खो गया था। इचिरो यहाँ पर अपने होश में तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसी लड़की के बारे में सोचता है कि आखिर वो कौन थी, क्योंकि वो उस लड़की से आज से पहले कभी भी नहीं मिला था। जिसके बाद इचिरो अपने पूरे होश में आ जाता है और अपनी पावर से इस जगह को जानने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि ये जगह एक ट्रेवल गेट है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम गेम में चीट करके कुछ लेवल स्किप कर देते हैं। तभी आयरिसा उससे कहती है कि क्या तुम इसको ठीक कर सकते हो? जिस पर इचिरो कहता है कि नहीं, मैं इसको ठीक नहीं कर सकता। इतना कह के वो यहाँ से चले आता है। जिसके बाद इचिरो मैजिक सीखने की कोशिश करने लगता है। उसी के साथ वो कुछ नई मैजिक बनाने की भी सोचता है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं आता। तभी उसकी नजर मैप पर जाती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई ऐसा है जिसको कि वो जानता है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सभी तो रैटमैन है। जिसके बाद इचिरो रैटमैन से मिलने चाहता है, जहाँ पर सभी रैटमैन इचिरो का शुक्रिया अदा करते हैं प्रिंसेस की जान बचाने के लिए। जिसके बाद वो रैटमैन कहते हैं कि हमें एक जरूरी काम है, इसीलिए हमें यहाँ से जाना ही होगा। जिस पर इचिरो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलते हैं। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इचिरो एक जगह पर बैठा हुआ था। तभी वो अपनी इन्वेंट्री को चेक करता है। वो सोचता है कि क्या मेरी इन्वेंट्री ज्यादा बेस्ट है या फिर आरिसा का आइटम बॉक्स। जिसके बाद वो बहुत सारी चीजों को निकालता और रखता है और अपने इनबॉक्स को चेक करने लगता है, जहाँ पर वो अपने आइटम बॉक्स के अंदर एक जलते हुए कागज को डालता है और थोड़ी देर बाद निकालता है, जहाँ पर उसकी आग अब बुझ जाती है। जिसे देखकर वो समझ जाता है कि मेरी इन्वेंट्री आरिसा के आइटम बॉक्स से काफी अच्छी है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात फिर से उन रैटमैन से होती है। जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर रैटमैन के ग्रेव पर आते हैं। वो रैटमैन जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी मिया की जान बचाने के लिए। जिसके बाद मिया उसकी ग्रेव के पास जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। उसी के साथ मिया यहाँ पर प्रे भी करती है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। तभी उसकी प्रेयर की वजह से यहाँ पर वो ट्री ग्लो करने लगता है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि एक इंसान एक औरत को परेशान कर रहा है। तभी इचिरो उस बंदे का चेहरा देखता है, जहाँ पर लिसा उससे कहती है कि इचिरो तुम्हें इससे संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये बुरा आदमी है। क्योंकि मैं इससे एक बार सिटी में मिली थी, जहाँ पर ये मेरे पैसे टैक्स के नाम पर छीनने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पर थोड़ी देर बाद वो आदमी यहाँ से चले जाता है। जिसके बाद इचिरो उन लोगों के पास जाता है और उनको एक मैजिक पोशन देता है, क्योंकि उन सभी की हालत काफी खराब थी और वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। जिसके बाद वो दोनों उससे शुक्रिया अदा कहते हैं और यहाँ से चले आते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर उन सभी को दिखाया जाता है, वो सभी यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे। तभी यहाँ पर सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पर आरिसा और इचिरो मैजिक पोशन बनाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़े समय बाद इचिरो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी पोशन बनाता है, जिससे इंसान की हेल्थ बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए। जिसके बाद वो एक वाइल उठाता है ताकि वो उस पोशन को उसमें स्टोर कर सके। तभी वो उसके नीचे देखता है तो वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बना होता है। वो नोटिस करता है कि उसका आइटम अब खत्म होने वाला है। जिसके बाद वो अपने आसपास की सिटी को ढूंढने लगता है। तभी मैप में उसे एक नोकी नाम की सिटी मिलती है। कुछ समय बाद वो लोग नोकी सिटी में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो लिसा के साथ
साथ एक शॉप में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जो बहुत ही तेजी से वहाँ से भाग रहा था। जिसके बाद वो लोग शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक लेडी से होती है जो कि उससे पूछती है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए। जिसके बाद इचिरो अपनी सभी आइटम का नाम बता देता है कि उसको क्या क्या चाहिए, जिस पर वो लेडी कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें ये सभी सामान दे देती, पर तुमसे पहले जो इंसान आया था वो सभी आइटम को लेकर चला गया। इसके बाद इचिरो शॉप से बाहर निकलता है और लिसा से कहता है कि तुम यहाँ से अभी जा सकती हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इचिरो अपनी जेब से कुछ निकालता है जो कि कुछ मैजिक स्क्रॉल थे जो उसने उस शॉप से बाय किए थे। जिसके बाद वो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैजिक सीखने लगता है। फिर इसके बाद वो यहाँ पर घूमने लगता है ताकि वो अपने मैप को अच्छे से अनलॉक कर सके। कि तभी वो चलते चलते एक बाउंड्री को क्रॉस कर लेता है और तभी उसको मैप में पता चलता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रही हैं। तभी अचानक वो सभी लोग इचिरो के ऊपर हमला करने लगते हैं। वो उसके हमले से बचता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग नहीं सुनते और उसके ऊपर लगातार हमले करते रहते हैं। तभी इचिरो को उन सभी लोगों के साथ एक लड़की दिखाई देती है जहाँ पर इचिरो उनसे कहता है कि देखो मेरे ऊपर हमला मत करो, मुझे तुम लोगों से नहीं लड़ना। लेकिन वो लड़की इचिरो की बात नहीं सुनती और उसके ऊपर लगातार हमले करती रहती है और वो कहती है कि मेरा मैजिक तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं कर रहा। जहाँ पर उस लड़की को लगने लगता है कि वो अब उससे हार जाएगी तो इसीलिए वो अपने मास्टर को यहाँ पर बुलाती है। वो एक विच होती है जो कि इचिरो से बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करती है और अपना नाम बताती है। वो सब उसने इसीलिए किया था क्योंकि इचिरो के पास एक बहुत ही काम की चीज है। जिसके बाद विच इचिरो को एक जगह पर ले जाती है और वहाँ पर उससे कहती है कि हमें माफ करना, हम लोगों ने बिना आपको जाने आपके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। जिस पर इचिरो कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर घूमने के लिए आया था। फिर यहाँ पर उन दोनों की बात हो जाती है जहाँ पर वो विच अपने स्टूडेंट से कहती है क्या तुमने वो पोशन बना लिया। तभी इचिरो उस विच से पूछता है कि आखिरकार आप इतने सारे पोशन का क्या करोगे। जिस पर वो विच कहती है कि हम इसे शीशी में भर के बेचते हैं। इसके बाद विच के साथ इचिरो वहाँ से बाहर निकलता है और विच उसके लिए रास्ता बना देती है ताकि वो इस जंगल से आसानी से बाहर निकल पाए। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर इचिरो एक जगह पर बैठकर कॉफी पी रहा था जहाँ पर उसकी नजर दो लोगों के ऊपर जाती है जो कि आपस में बहुत ही झगड़ रहे थे। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका इचिरो काफी समय से इंतजार कर रहा था। तब इचिरो उससे काम के बारे में पूछता है जिस पर वो कहता है कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, अगर तुम्हें वॉइस बनाना सीखना है तो तुम मेरे यहाँ पर सीख सकते हो। जिसके बाद फिर से इचिरो उन दोनों को देखने लगता है। वो जितना भी उनको देखता है उसको वो लोग उतनी अजीब लगते हैं। तभी कुछ ही देर में यहाँ पर मिया, नाना और एरिसा आ जाती हैं। जिसके बाद वो इचिरो को अपने साथ ले जाती है। तभी वो मैप में नोटिस करता है जहाँ पर कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, पर वो कुछ ही देर में समझ आता है कि वो सभी लोग विच के स्टूडेंट्स हैं। जिसके बाद सीन कट होता है जहाँ पर हमें ईना यानी कि उस विच के स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। कि तभी वहाँ पर इचिरो आ जाता है और ईना से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन सभी को संभाल लूंगा। पर ईना थोड़ी दूर जाती है जहाँ पर उसकी एक टक्कर हो जाती है जिस वजह से उसका पूरा कार्ड तबाह हो जाता है। इस टक्कर से उसके काफी सारे पोशन खराब हो जाते हैं क्योंकि वो टूट गए थे। ये देखने के बाद ईना यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उन्हें बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इसके बाद इचिरो एक बिजनेसमैन से मिलने जाता है जो कि हमेशा ईने से पोशन खरीदता है, पर उस आदमी को अर्जेंट पोशन चाहिए थे। लेकिन इचिरो बताता है कि माफ करना, हमारा यहाँ आने से पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, ये सब वजह से काफी सारी शीशियाँ टूट गई थी, इस बार हम आपको सारे पोशन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो आदमी इचिरो की बात बिल्कुल भी नहीं मानता और वो काफी गुस्से में उससे बात भी करता है। तभी इचिरो की नजर उसके पीछे खड़े हुए इंसान के ऊपर जाती है। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही बुरा इंसान है जो कि कुछ लोगों को परेशान कर रहा था। तभी वो बिजनेसमैन कहता है कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था, अगर तुम लोग उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे तो हम यहाँ इस समझौते को कैंसिल करते हैं। अगर तुम लोग शाम होने से पहले 300 पोशन को लेकर आओगे तो ये समझौता नहीं टूटेगा और हमारा ट्रस्ट तुम्हारे ऊपर और बढ़ेगा। अगर तुम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हमें ये समझौता तोड़ना होगा। पर थोड़ी देर बाद यहाँ पर इचिरो को सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। उसे याद आता है कि कैफे के अंदर ये दोनों ही थे जो आपस में झगड़ रहे थे और किसी डील को कैंसिल करने को कह रहे थे। इसका मतलब ये सब इन्हीं का प्लान था। जिसके बाद इचिरो अपनी स्किल को और भी ज्यादा इम्प्रूव करता है और उन सभी से थोड़े समय की डिमांड करता है ताकि वो इन सभी पोशन को कंप्लीट करके इन्हें दे पाए। वो आदमी उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और सोचता है कि ये लड़का सारे पोशन को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो आदमी एक नई डील का उसको एक सर्टिफिकेट दे देता है। तभी इन्हें इचिरो से पूछ रही थी कि आखिर हम शाम तक इस डील को कंप्लीट कैसे करेंगे। अगर हम लोग खूब मेहनत करें तो पोशन तो बन जाएगा, पर उनको स्टोर करने के लिए हमें शीशी यानी कि वो वॉइस चाहिए जो कि हमारे पास एक भी नहीं है। पर इचिरो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक तरीका है। जिसके बाद इचिरो उसी इंसान के पास जाता है जो कि उसे कल मिला था, पर वो आदमी उसे मना करता है, कहता है कि इतनी सारी बोतल बनाने में काफी समय जाता है
इसको एक दिन में करना नामुमकिन है और वो आदमी उसकी मदद करने से मना कर देता है, जिस पर इचिरो कहता है कि आपको नहीं मदद करनी है तो मत कीजिए, पर हमें आपका स्टोर एक दिन के लिए चाहिए ताकि हम वॉइस बना पाए। पर यहाँ पर वो आदमी बहुत ही अच्छे दिल का निकलता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत या फिर मेरे स्टोर की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये सुनकर इचिरो बहुत खुश होता है और उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद वो लोग स्टोर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग वॉइस बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे सही से नहीं बन पा रहे थे क्योंकि उन सभी का फर्स्ट टाइम था ना यार। पर तभी हमें इचिरो को दिखाया जाता है जिसने कि कुछ ही समय में यहाँ पर काफी सारे वॉइस बना दिए थे, लेकिन उनको सूखने में काफी टाइम लगता है। जहाँ पर मिया अपने मैजिक पावर से उन्हें सुखा रही थी ताकि काम जल्दी से जल्दी हो जाए। जहाँ पर शाम तक उन सभी का काम खत्म हो जाता है और वो सब अब फ्री हो चुके थे। इतनी ही देर में यहाँ पर वो बुरे आदमी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने बिना परमिशन के यहाँ पर वॉइस बनाई, जो कि ऐसा करना यहाँ पर इलीगल है। जिस पर इचिरो कहता है कि देखो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वॉइस बनाना सीख रहे हैं। पर वो बुरा आदमी उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ पर इन सभी चीजों को तोड़ने के लिए कह देता है। थोड़ी देर बाद अरिसा उन टुकड़ों को उठाती है और कहती है कि ये तो हमारे नहीं है। जिस पर इचिरो कहता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है, इसीलिए मैंने उस वॉइस को एक ऐसी जगह पर छुपा दिया था जहाँ पर कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। जहाँ पर अरिसा कहती है कि आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर तुमने ये सब कुछ छुपा दिया। तभी इचिरो अपनी इन्वेंट्री को खोलता है और उन सभी बोतल को बाहर निकालता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें यहाँ पर उसी बिजनेसमैन को दिखाया जाता है, जो कि इचिरो से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम लोगों ने 300 बोतल कंप्लीट कर ली है क्या। तभी इचिरो चुपचाप आगे जाकर उस आदमी को डिलीवरी रिसिप्ट दे देता है। ये सब देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर इस लड़के ने ऐसा कैसे कर दिया, हमने तो इसकी सारी बोतलों को तुड़वा दिया था। फिर वो आदमी इचिरो को इग्नोर करने लगता है ताकि जल्द से जल्द शाम हो जाए और उसको कोई साइन ना करना पड़े और ये डील यहीं पर कैंसिल हो जाए। तभी इचिरो यहाँ पर उसके चाल को समझ आता है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है, कहता है कि रहने दो, वो आदमी बहुत घमंडी है, मैं तुम्हारे पेपर पर साइन कर देता हूँ। क्योंकि वो आदमी भी एक अकाउंट था और वो आदमी कहता है कि तुम्हारी वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा और तुम काफी बुरे इंसान भी हो, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से फटाफट निकल जाओ। पर वो आदमी भी उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा था, जिसके बाद अकाउंट अपनी तलवार को बाहर निकालने लगता है। इतने में ही इचिरो उन दोनों आदमी को अच्छी तरह से सबक सिखा देता है। इचिरो उन दोनों को इतना मारता है कि मारते मारते उनको बेहोश कर देता है। जिस पर काउंट कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। जिस पर इचिरो कहता है कि आपके आसपास बच्चे हैं तो आप स्वॉर्ड से इनको सबक नहीं सिखा सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर इचिरो अपने सभी दोस्तों के साथ सफर पर निकल जाता है, जहाँ सफर में इचिरो के ऊपर नाना थी। दरअसल इचिरो यहाँ पर उसके अंदर अपना डाटा ट्रांसफर करने वाला था कि तभी वहाँ पर अरिसा आती है, जो कि बहुत गुस्सा होती है। नाना कहती है कि इचिरो जल्दी से मेरे हार्ट को टच करके मेरे अंदर माना दो, नहीं तो मेरी बैटरी शट डाउन हो जाएगी। अरिसा बोलती है कि अच्छा यहाँ माना देने की बात हो रही है। इचिरो बोलता है कि हाँ। अरिसा कहती है कि तुम्हारे फेस से तो ऐसा नहीं लग रहा है। मिया बोलती है कि तुम पीठ से भी तो उसको माना दे सकते हो। नाना कहती है कि हाँ इचिरो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इचिरो ना चाहते हुए भी अपना माना ट्रांसफर करता है, जिसमें नाना बहुत ही प्यारी प्यारी आवाजें निकाल रही थी, जिसको सुन के मिया और अरिसा को अजीब लग रहा था। लीजा भी ये सब कुछ देख लेती है, जिसके बाद वो सभी वापस आगे बढ़ने लगती हैं। इसके बाद हमें ज़ैना को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक लेटर आया हुआ था जो कि इचिरो ने उसे भेजा था, जहाँ पर उसने ज़ैना को अपनी जर्नी के बारे में बताया था कि आखिर वो कैसी चल रही है। और भाई लोग, इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना। तो अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।